प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे धार्मिक, धर्मेतर, ऐतिहासिक, गैर ऐतिहासिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी लिखे गए जिसके द्वारा हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उस काल की जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उस पर धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत जो आती हैं उन पर एक नजर हम डाल सकते हैं, जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, उसी तरह से क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब यहाँ आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसके द्वारा हमें मौर्यकालीन समस्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य भी था, और हम चाणक्य के नाम से और चाणक्य नीति के नाम से बहुत सारी बातें जानते हैं। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इस पुस्तक में इनकी सारी बातें जो हैं वो कलमबद्ध की गई हैं। आगे चलते हैं, जैसे कामंडक का नीति शास्त्र, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम आदि। कालिदास एक ऐसे कवि थे जिन्होंने ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना कर दी। जैसे रघुवंशम में पूरे के पूरे रामचंद्र भगवान के पूरे ही मतलब उनके जो एक पूर्वज थे रघु, उनकी पूरी कृतियों का ही उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से हम जब पढ़ते हैं मेघदूत के बारे में तो एक विरहनी यक्ष यक्षिणी का इसमें सजीव चित्रण मिलता है। और कालिदास की यह पुस्तक जो है वह विश्वविख्यात है। उसके अलावा रत्नावली, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला का प्रेम प्रसंग और राजा दुष्यंत के प्रेम प्रसंग के संबंध में हम पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि तत्कालीन समाज का भी चित्रण करती है। उसी समय वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र की रचना की, वानभट्ट ने कादम्बरी की रचना की, पतंजलि का महाभाष्य उस समय में प्रकाश में आया। चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखा। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण जीवनी और संयोगिता विवाह से लेकर के उनके मृत्यु पर्यंत इतिहास का वर्णन किया है। फिर आगे चलते हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारतीय साहित्य में संगम साहित्य महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम पूरा का पूरा संगम कालीन इतिहास जो है वो पढ़ते हैं। तमिल साहित्य में ही नंदिकम कलम्बकम है। कलहन की रास तरंगिनी हमें मुख्य रूप से कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो ये जो है वो क्षेत्रीय ग्रंथों के अंतर्गत भी आते हैं। स्थानीय तौर पर या क्षेत्रीय तौर पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई जो धार्मिक नहीं थी बल्कि धर्म से अलग थी। इन्हें धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से आप देखिए जयसिंह का हमीर मर्दन, राजशेखर का बसंत विलास आदि प्रमुख है। कश्मीर है, गुजरात है, आपका नेपाल है, ये सभी का इतिहास जो है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लिखित रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये जो है हमारा साहित्यिक स्रोत ये कंप्लीट होता है। अब जो है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए हम कुछ विदेशी स्रोतों का भी सहारा लेते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे विदेशी यात्री जो हैं वो भारत में आए, कोई शिक्षा अध्ययन के लिए आ रहा था, कोई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आ रहा था, कोई भारत भ्रमण के लिए आ रहा था, कोई भारत की खोज के लिए आ रहा था। तो हम देखते हैं कि ये जो विदेशी यात्री हैं जो भारत आए उन्होंने एक लंबा समय अपना भारत में बिताया और उन्होंने यहाँ के समस्त जो स्थितियां हैं, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उनका गहन अध्ययन किया और इसके बारे में एक विश्लेषण अपनी पुस्तकों में लिखा। तो हम जब भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जहां हम पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लेते हैं, जहां हम साहित्यिक स्रोतों का सहारा लेते हैं, तो वहीं हम विदेशी यात्रियों के वृतांत का भी सहारा लेते हैं। तो आइए एक नजर विदेशी यात्रियों के वृतांत पर भी डाल लेते हैं कि कौन से यात्री जो है उन्होंने भारत का भ्रमण किया और उन्होंने उनकी कौन सी पुस्तक थी और उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। देखिए साहित्यिक स्रोतों को
इतिहासकार जो है वो पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं मानते हैं। उनका यह मानना है कि इन जो साहित्यिक स्रोत भारत के हैं उसमें एक रूपता का अभाव है, क्रमबद्धता का अभाव है। साथ ही साथ जैसे अधिकांश पुस्तकें जो है वो दरबारी कवियों के द्वारा लिखे गए हैं, तो इसमें सही चित्रण जो है वो कर पाना उनके लिए संभव हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उनका ये भी मानना है कि साहित्यिक स्रोतों में लेखक के निजी मत शामिल हुए होंगे, और साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र का ही वर्णन करते हैं। जैसे कहीं का भी स्थानीय इतिहास जो लिखा गया है लेखकों के द्वारा, ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हम इतिहास को और भी ज्यादा प्रामाणिक बनाने के लिए या और भी ज्यादा सोर्सेस को सही मानने के लिए जिस तथ्य का उपयोग करते हैं वह है विदेशी यात्रियों का वृतांत। आपको बता दूं कि प्राचीन भारत में भी और मध्यकालीन भारत में भी, यहाँ तक कि आधुनिक भारत में भी समय समय पर विदेशों से लेखक जो है वो यहाँ आते रहे। जैसे कि सिकंदर से पूर्व रोम और यूनान से बहुत सारे लेखक जो है वो भारत आए। जैसे कि ईरान के शासक डेरियस ने स्काईलैक्स नामक एक सैनिक को भारत भेजा था ताकि वो सिंधु और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसकी पूरी जानकारी हासिल कर सके। स्काईलैक्स जो है वो सिंधु नदी तक पहुंचा और सिंधु नदी की जानकारी प्राप्त करके वो वापस लौट गया। ठीक है, इसके बाद में रोम से, यूनान से हेकेटियस, मिलेकस, हेरोडोटस और टेसियस जैसे बहुत सारे यात्री आए जिन्होंने भारत के संदर्भ में अपनी पुस्तकों में लिखा है। ये ऐसे लेखक हैं जो सिकंदर के पहले आए। कुछ विदेशी लेखक जो हैं वो सिकंदर के साथ आए, कुछ विदेशी लेखक जो है वो सिकंदर के बाद आए। तो सिकंदर के साथ जो लेखक आए उनमें प्रमुख रूप से नियार्कस, चारस और यूरेनिस प्रमुख हैं। ये सिकंदर के साथ आए और उन्होंने अपने ग्रंथों में भारत का यथोचित वर्णन किया है। उनकी पुस्तकों से ही हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। उसके बाद सिकंदर के परवर्ती लेखकों में हम आ जाते हैं। तो सिकंदर के परवर्ती लेखकों में सबसे प्रमुख नाम जो है मेगास्थनीज का है। ये सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये लंबे समय तक भारत में रहा और इनकी जो पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका, इसमें पूरा का पूरा भारत के संबंध में ही लिखा हुआ है। भारत की राजनीतिक स्थिति का उसने वर्णन किया है, भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, और मेगास्थनीज की इंडिका से ज्यादा हम भारत का विवरण अन्य किसी भी विदेशी साहित्य में नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे सिकंदर के बाद प्लिनी नामक जो लेखक है वो भी भारत आए। प्लिनी ने भारत के पशु, पक्षियों और वनस्पतियों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दिया है। अगला हम चलते हैं टॉलेमी की ओर। टॉलेमी ने भारत के भूगोल के संदर्भ में लिखा है और इसकी भौगोलिक विशेषताओं का जितना खूबसूरत वर्णन हम टॉलेमी की पुस्तक में पाते हैं उतना कहीं और नहीं पाते हैं। इसके अलावा डायोडोरस, प्लूटार्क, कर्टियस, जस्टिन स्ट्रेगो जैसे अनेकों लेखक थे, विदेशी लेखक थे जो कि सिकंदर के बाद भारत में प्रवेश किए। कुछ अन्य लेखकों में जैसे कि चीन से भी सुमाशीन नाम का एक लेखक जो है वो भारत आए थे, और फाहियान का नाम तो आपने सुना ही होगा। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे और उन्होंने भारत की विस्तृत जानकारी अपनी पुस्तक में लिखी है। और वेनसांग का भारत वर्णन, ये तो मतलब आप समझ लीजिए कि जितना अच्छा विवरण हम वेनसांग का पाते हैं, एक तो आप प्राचीन समय में आप चले जाइए तो वहां आपको जो है मेगास्थनीज की इंडिका और वेनसांग का भारत वर्णन जो है वो लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता ही वर्णन है। वेनसांग ने भारत की विस्तृत भारत के संदर्भ में भारत की रूपरेखा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो वेनसांग की पुस्तक को बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इसके अलावा तिब्बत से भी समय समय पर लेखक जो है वो हमारे देश में आते रहे, जैसे तारानाथ ने अपनी पुस्तक में भारत का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो जब भी भारतीय इतिहासकार भारत के, विशेषकर प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में
कुछ प्रामाणिक लिखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भारत की साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का भी सहारा लेना पड़ता है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में हम मुस्लिम लेखकों का भी उल्लेख कर सकते हैं। हालांकि मुस्लिमों का आगमन हमारे देश में 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे लेखक भारत में आए जिन्होंने भारत का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। जैसे कि आप देखेंगे मुस्लिम लेखकों में सुलेमान प्रमुख लेखक हुए, जिन्होंने पाल प्रतिहार राजाओं का पूरा शासन काल का उल्लेख किया है, उनके राजकीय घटनाओं की काफी विस्तार में चर्चा की है। उसके बाद में अल मसूदी, जिसने राष्ट्रकूट राजाओं के संदर्भ में लिखा है। तीसरा हम लिख आते हैं अल बरूनी। अल बरूनी 1030 ईस्वी में भारत में आया और उसने तहकीकात उल हिंद नामक किताब की रचना की। तहकीकात उल हिंद यानी कि हिंद की तहकीकात, इसमें उसने भारत में जो कुछ भी देखा, सुना, जाना, पाया, उसने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त एक अन्य मुस्लिम लेखक जो है, जिनका जिक्र किए बिना ये अधूरा रह जाएगा, ये आपका विदेशी यात्रियों का वृतांत, वह है फरिश्ता। और फरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता नाम की एक किताब लिखी है और इस किताब में भारत का वर्णन है। तो इन सारी पुस्तकों को आधार मान करके भारत के की जो जानकारी है, इसके इतिहास की जो जानकारी है, वह लेखकों ने परोसने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आज यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार या वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो जानकारी के लिए लगातार आप वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।